हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रभाकर सर पुनः अगले दिन की तरह आज हम आप लोगों को एनटीपीसी सेट 7 का डिस्कशन के लिए आए हैं। आप लोगों को टेलीग्राम से पीडीएफ मिल ही गया होगा, और अगर जो पीडीएफ नहीं जिसके पास है वो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और वहाँ से पीडीएफ जो है सो लीजिए एनटीपीसी सेट 8 का। ठीक है, एनटीपीसी सेट 8 का पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद बाबू पहले उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे समय अनुसार और देखेंगे कितना मार्क्स हम लोग ला पा रहे हैं, किस सेक्शन में कमजोरी लग रहा है या किस सेक्शन में आपको लगता है कि क्वेश्चन को और थोड़ा बेहतरीन करना चाहिए, वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं बाबू। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सेट 8 के डिस्कशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या हम लोगों का क्वेश्चन दे रखा है सेट में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग सेट 8 का। और पहला क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में आपका पहला क्वेश्चन आ गया है। क्या है देखिए, दो संख्याओं का योगफल 4000 है। एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6 इंटीजर 2/3% के बराबर है, तो संख्याओं का अंतरफल क्या होगा, यानी उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा बाबू, ये पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले दो संख्या को हम लोग सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज किया कि एक संख्या हम लोगों का क्या है बाबू, क्या है, x है? तो क्या बोल रहा है, x का 10% बराबर है दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर। यानी दूसरी संख्या को अगर हम y सपोज किया तो y का कितना 6×18 20/3% के क्या है ये बराबर दिया है। तो देखिए क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट तो मेरा पहले हट जाएगा। 10 दूना कितना हो गया, 20 हो गया, यानी कितना हो गया, कह सकते हैं कि सर 3x बराबर 2y हो गया। 3x बराबर 2y हो गया, यानी क्या कहेंगे, x/y बराबर कितना हो गया, y के साथ 2/3 हो गया। x/y कितना 2:3 हो गया। यही वो दोनों संख्या का रेशियो निकल गया बाबू। ठीक है, अब बोल रहा है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। अंतर देखिए बाबू कितना का आ रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। यही दोनों संख्याओं के बीच का अंतरफल हुआ। तो भाई इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखेंगे एग्जैक्ट डाटा क्या दिया हुआ है। तो एग्जैक्ट डाटा जो हमको मालूम है वो इन दोनों संख्याओं का योगफल 4000 मालूम है। ओके, तो यहाँ से नहीं कहेंगे सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सर 4000 जो है टोटल योगफल है, और टोटल यहाँ कितना 3 2 5 यूनिट के बराबर है। और आपसे डिफरेंस पूछ रहा है दोनों संख्याओं का, और डिफरेंस कितना 1 यूनिट के बराबर है। यानी 1 से गुना कर दीजिए बाबू, 5 8 40, यानी ये कितना के बराबर हो गया, 800 के बराबर हो गया है। और यही हमारा क्या विकल्प बी जो दिख रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं बाबू हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों का कहाँ है। अगला प्रश्न जो बाबू देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का है। बनाइए आप लोग, देखिए कोई समस्या नहीं आएगा बनाने में, हम आपको हिंट्स कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 22 मीटर व्यास वाले वृत्त के आकार में एक बगीचा बनाया गया है। वहाँ बगीचे के केंद्र में खेल के मैदान के लिए 4 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार भाग है। मतलब आप समझ रहे हैं, वृत्त के अंदर में वृत्त की चर्चा है यहाँ पर। वृत्त के अंदर वृत्त, यानी आप जिसको कंसेंट्रिक सर्किल कह सकते हैं या उसको वृत्ताकार रिंग कह सकते हैं, बलाई कह सकते हैं। तो कैसा है बाबू, देखिए पहले हम लोग फिगर देखते हैं। ये एक सर्किल है, क्या है, ये एक हमारा सर्किल है। ठीक है, और इसका अगर ये सेंटर है, इस सेंटर में एक और 4 मीटर त्रिज्या वाला क्या है, खेल का मैदान है जो 4 मीटर त्रिज्या है जिसका। देखिए कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ बाबू ये 4 मीटर दे रखा है रेडियस है। और पहले वाले के बारे में क्या बोला, 22 मीटर व्यास वाले वृत्त के आकार में एक बगीचा है। ये बड़ा वाला जो सर्किल है बाबू वो वृत्ताकार बगीचा है, और ये 4 मीटर त्रिज्या वाला जो हम लोग देख रहे हैं बाबू वो क्या है, खेल का मैदान है जो कि वृत्ताकार है, उसके सेंटर के पास है। ठीक है,
तो अगर ये 4 मीटर बाबू अंदर वाले त्रिज्या है और बाहर वाले का जो व्यास 22 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, ये जो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, 11 मीटर हो गया हमारा, क्या हो गया 11 मीटर। और आपसे पूछ रहा है बना हुआ यह वृत्ताकार रिंग घास द्वारा ढके जाने के लिए कहा गया है, तो इस वृत्ताकार रिंग का वह क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करिए। बाबू बहुत आसान है, इस वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल बोल रहा है, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है। किसका क्षेत्रफल बोल रहा है, इस भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है। तो आप कह सकते हैं ना एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालते हैं सर हम लोग, एरिया ऑफ रिंग जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो किस प्रकार से, इस प्रकार पाई r² माइनस r², यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू, देखिए पाई का भी वैल्यू यहाँ रखना है हम लोगों को, तो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है बाबू, r प्लस आर आर माइनस आर, a² माइनस b² यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा r प्लस आर आर माइनस आर, यानी 11 4 15 हो जाएगा। और एगो कितना हो जाएगा, 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा, 7 से 7 बाबू कितना कैंसिल आउट, यानी 22 गुने 15 जो हो गया बाबू उस वृत्ताकार रिंग का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। और चूंकि सारा का सारा डाटा हमारा डेसिमल में है तो एक ही रिजल्ट बचता है बाबू, 330 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। 330 मीटर स्क्वायर जो हो गया उस वृत्ताकार रिंग का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया ना, यानी विकल्प सी आपका उत्तर हो गया बाबू। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो देखिए हम लोगों का मैथमेटिक्स का है वो कहाँ पर है बाबू, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के रूप में आपका अगला प्रश्न आ गया। और ये प्रश्न जो है बाबू साधारण ब्याज से लिया गया है। साधारण ब्याज में आप लोगों को हम बताए हैं कि प्रिंसिपल ऑलवेज 100% के बराबर हम लोग मान के चलते हैं, और जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो रेट और टाइम के प्रोडक्ट के जो परसेंटेज होता है उसके बराबर हमारा साधारण ब्याज होता है। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न है, बोल रहा राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे के साधारण ब्याज पर ऋण लिया। बाबू 1 रुपये में 8 पैसा का मतलब हो गया, अगर इसको आप रेट के हिसाब से देखें तो ये जो हमारा रेट हो जाएगा बाबू 8% वार्षिक हो गया। ठीक है, 1 रुपये में 8 पैसा का मतलब 8% वार्षिक हमारा क्या हो गया, रेट हो गया। अब बोल रहा है 3 वर्ष के बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपये दिया। कुल मतलब बाबू जो ब्याज जो ऋण लिया होगा और 3 साल में उसका जो ब्याज बना होगा वो दोनों जोड़कर महेश को कितना लौटाया, उसने 1178 रुपया लौटाया। ओके, यानी आप कह सकते हैं कि सर रेट अगर 8% और टी का वैल्यू यहाँ अगर 3% है तो बाबू इंटरेस्ट कितना चुकता किया होगा, वो लोग 8 दिया 24% का इंटरेस्ट दिया होगा, हैं 24% इंटरेस्ट दिया होगा। और प्रिंसिपल जो होता है यानी जो कर्ज लिया है उसको सदैव हम लोग 100% सपोज करते हैं, तो कितना 124% का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना 1178 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1178 रुपया। आपसे पूछ रहा राम ने कितने रुपये का ऋण लिया था, मतलब 100% का मान पूछ रहा है, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो क्या कहेंगे, जो 100% जो हमारा हो जाएगा 1178 अपॉन 124 मल्टीप्लाई कितना 100 हो गया बाबू, नहीं हो गया, यही हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। और ये प्रिंसिपल पता है कितना हो जाएगा आपको 950 रुपया हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए ना आप लोग ना, 19 बार में ये कट जाएगा, 9 चौक 36, जो भी आगे कैंसिल आउट करके काट लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए, हमारा आंसर क्या होगा, ये दे देगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रिंसिपल पूछा था, इसमें आप लोगों ने देख लिया। कैलकुलेशन बाबू आप लोग करिए, जिससे कि डिस्कशन में हमको कम से कम समय लगे, आप लोगों को देखने में भी बनेगा। जो भाई कम देर में सारा डिस्कशन हो गया है, समय ज़्यादा ले लेंगे आप लोग ही उसको देखने में इग्नोर करेंगे। इसीलिए बाबू कैलकुलेशन आप लोग खुद से करिए, जहाँ पॉसिबल हो हम कर दिया करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। और देखिए अगला प्रश्न आपका 15 नंबर रहा बाबू, और ये तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बोल रहा है जो एक कार
180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लेती है। ठीक है बाबू, अगर कार का चाल पूछता तो 180/3 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल रहा होता। ठीक है, बट वो नहीं पूछ के आपसे पूछ रहा है यदि यही दूरी 2 घंटे में तय करनी हो तो कार को गति कितनी होनी चाहिए। बाबू कुछ है ही नहीं इसमें, यहाँ उसको पूछना चाहिए कि यदि उसी दूरी को अगर 2 घंटे में तय करना हो तो कार की गति कितनी बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा पूछता तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिखने का मायने होता। वरना ये लिखा है बड़ा सा मगर आंसर बस तुच्छ वाला है, एक लाइन में भाग लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। 180 किलोमीटर बाबू दूरी है, अब बोल रहा है कि भाई 2 ही घंटा में तय करना है, तो चाल क्या होनी चाहिए बाबू, तो चाल क्या होना चाहिए, इसमें कोई लफड़ा है बोलिए। 180/2 यानी कितना 90 km/h उसका चाल होना चाहिए। अगर पूछता कितना अतिरिक्त चाल से जाना होगा 2 घंटा में तो पहले 60 चाल हम बताए आपको और अभी 90 हो गया, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से उसको चलना चाहिए था। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग मैथमेटिक्स का, किधर है हम लोगों का अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न बाबू, देखिए हम लोगों का 18 नंबर हो गया और ये एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से दिया हुआ बाबू। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप एलसीएम, जैसे आप जानते हैं कि जब भी ऐसा सवाल हो तो हम लोग एलसीएम निकालते, बट यहाँ पर जो हम लोग एलसीएम निकालेंगे सर वो एकदम बेसिक मेथड से, डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालेंगे एकदम लाइन बाय लाइन, और तब जाके आप अपने परिणाम पर ज़्यादा जल्दी पहुँच पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, तो 4 है, 6 है, 8 है और कितना है बाबू 20 है। आप एलसीएम लेंगे तो यही ना कहेंगे सर 2 से लिया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया। फिर क्या कहेंगे बाबू, 2 से लिया 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और ये 5 हो गया। अब तो कैंसिल आउट होने वाला नहीं है बाबू। अब देखिए आप जो एलसीएम का रिजल्टेंट कहेंगे 2 गुने यहाँ से 1 2 उठा लिया, 3 उठा लिया, 5 उठा लिया। सवाल में बोल रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन है जो पूर्ण वर्ग भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो और इन सभी से उसमें भाग भी लगना चाहिए बाबू। तो दी गई संख्याओं का जो एलसीएम होगा उसमें इन दी गई संख्याओं से पूरे भाग निश्चित रूप से लगेगा कि नहीं लगेगा। अब सवाल उठता है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, मतलब जो हमारा एलसीएम होगा उस एलसीएम को किसी अननोन नंबर से, किसी अदर नंबर से, किसी एक्स्ट्रा नंबर से क्या करना होगा, गुना करना होगा। और आप जानते हैं कि दी गई संख्याओं का जो एलसीएम होता है उसमें अगर हम किसी भी नंबर से गुना कर दें तो जो परिणाम आएगा उस परिणाम में बाबू पुनः इन दी गई संख्याओं से पूरे भाग क्या होगा, लगेगा। तो देखिए आपका अगर ये सवाल एलसीएम तो हो रहा है आपका, वो छोटी छोटी संख्या तो बाबू ये देगा, मगर अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग होने के लिए सभी का पेयर होना चाहिए। देखिए बाबू 2 का पेयर है और बाकी किसी का पेयर है नहीं है, तो पेयर देखिए 2 का, इस 2 का पेयर लगाए, 1 2 से गुना करके, इस 3 का पेयर लगाए बाबू, 1 3 से एक्स्ट्रा गुना करके, इस 5 का पेयर लगाए बाबू, 1 5 से एक्स्ट्रा गुना करके, और ये सारा जो प्रोडक्ट हो गया, यही सारा प्रोडक्ट वह परिपूर्ण संख्या भी बन गया, और इन दी गई संख्याओं से उसमें पूरे भाग भी लगेगा। गुना कर दीजिए बाबू, यही आपका रिक्वायर्ड नंबर हो गया। सोल्व करेंगे, सबको गुना करेंगे तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा बाबू, 3600 आ जाएगा आपका आंसर। विकल्प सी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का बाबू। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है सर, देखिए आ गया 21 नंबर में क्या बोल रहा है, एक कार 2.5 घंटे के लिए 62 की गति से और 1.1/4 घंटे के लिए 68 km/h की गति से यात्रा करती है। तय की गई कुल दूरी में इसकी औसत चाल क्या होगी बाबू। औसत चाल बराबर जनरली वे में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है बाबू, तो यहाँ पहले हम लोग टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस जो यहाँ हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस बराबर कितना,
तो 62 मल्टीप्लाई 2 दूना 4 1 5/2 प्लस 68 गुने 4 1 4 1 5/4, यही ना बाबू। इतना घंटे के लिए 68 की चाल से जा रहा। सोल्व करिए, 31 बार में ये गया और 4 से 17 चौका 68 ना, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, यानी बाबू ये हो गया 5 1 5, 5 तिया 15, 155 प्लस 85, यही ना टोटल दूरी हो गया। यही टोटल इतना किलोमीटर हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ऐड कर लीजिए, 5 5 10 का 0, 15 8 23 और 1 24, यानी टोटल डिस्टेंस जो हो गया बाबू वो 240 किलोमीटर हो गया। अब जनरली आपको एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड जो बाबू यहाँ हमारा हो जाएगा 240 का दूरी और समय कितना, वो 2.1/2 और 1.1/4 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 2 दूना 4 1 5/2 प्लस 4 1 4 1 5/4, बाबू इसको 2 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, 15/4 घंटा टोटल टाइम हो गया कि नहीं हो गया। तो 15/4 से यहाँ भाग लगा दीजिए और यहीं जो हो गया बाबू हम लोगों का क्या हो गया, इतना किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा कि नहीं। देखिए इसको काट दीजिए, कट जाएगा। 15 8 बाबू 120 होता है, यानी 15 को 8 बार में 120, तो 16 बार में 240 हो जाएगा। 16 चौके 64 km/h बाबू हमारा यहाँ क्या हो गया, स्पीड हो गया। क्या हो गया, 64 km/h हमारा यहाँ क्या हो गया, स्पीड हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बाबू। देखिए अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का। अगला प्रश्न जो बाबू हम लोगों का मैथमेटिक्स का है वो देखिए कहाँ से आ गया, टाइम एंड वर्क से आ गया बाबू। कहाँ से, टाइम एंड वर्क से। रेलवे के लिए खासा इंपॉर्टेंट है ये टाइम एंड वर्क चैप्टर। क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हों तो अंकी नहीं बाबू, यहाँ टंकी होगा। टंकी 12 घंटे में भर जाती है, ठीक है। यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय बाबू। देखिए जब भी ऐसा टाइम एंड वर्क का सवाल हो बाबू, यहाँ इफिशियंसी हम लोग नहीं लगाएंगे, बेसिक से चलेंगे बाबू। तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्या बोला, यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, यही ना, दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, तो हम ऐसा कह सकते हैं बाबू कि अगर हम लोग पहला पाइप को कहते हैं कि बाबू पहला पाइप जो है पहला x घंटे में भर देगा, यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, दूसरे से 10 घंटे जल्दी, यानी बाबू दूसरा के लिए टाइमिंग क्या हो जाएगा, दूसरी के लिए x + 10 आवर हो जाएगा। बेसिक लगाइए, 1/x + 1/x + 10 बराबर 1/12। अब यहाँ से आप अपने समझदारी से काम लीजिए। अगर आप इक्वेशन सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा बाबू, बट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस है ना बाबू, तो फ़ायदा तो उठाइए कुछ। क्या बोल रहा है, तो दूसरे पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा, यानी x + 10 का मान बोल रहा है, क्या होगा। तो आपके पास वही तो ऑप्शन रखा हुआ है, लेके देख लीजिए ना बाबू। अगर x + 10 को हम देखिए 30 ले लेते हैं बाबू, अगर x + 10 हमारा 30 होगा, मतलब ये कितना 20 होगा। अब आप देखिए सोल्व करके देखिए, 20 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, रफली देखिए तो 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 20 या 60, 30 दूना 60, 3 2 5 से 12 बार में 1/12 आ रहा है कि नहीं, 1/12 क्या लेने से बाबू आ रहा है। तो x का वैल्यू 20, यानी दूसरी नल को हम 30 घंटा लिए हैं, x + 10 का मान 30 लिए हैं, तब जाके हमारा ये डाटा क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। तो क्या यहाँ से हल करने की ज़रूरत है, अगर आप हल भी करेंगे यहाँ से बाबू तो क्या करेंगे, इक्वेशन बन जाएगा, हल करेंगे फिर से x का मान 20 ही आने वाला है। जबकि जो मेरे सामने लिखा हुआ है तो हल क्यों करने जाएं, एग्जाम इन बातों को तो ध्यान रखना होगा ना। तो क्या देखा हमने बाबू कि दूसरी नल को कितना लग रहा है,
30 घंटा लग रहा है और पहला को कितना लग रहा है 20 घंटा लग रहा है। यानी आप क्या कहेंगे कि सर दूसरी नल को जो यहाँ समय लगेगा वो कितना लगेगा 30 आवर लगने वाला है। ठीक है बाबू, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बाबू। देखिए क्या अगला प्रश्न हम लोगों का, देखिए ये भी क्वेश्चन बाबू आपका मेंसुरेशन से है, कौन चैप्टर से है, शंकु चैप्टर से। ठीक है, शंकु बनाएंगे यहाँ पर। देखिए क्या बोल रहा है, कैनवास क्या बोल रहा है कि यदि कैनवास की लागत 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो और कोई अन्य लागत ना हो तो आपसे बोल रहा है कैनवास लागत क्या आएगा, टोटल क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या हुआ इस सवाल के लिए, बोल रहा है 54 मीटर व्यास एवं 5 मीटर ऊंचाई वाले एक सांख्यिक टेंट। देखिए सांख्यिक टेंट मतलब पहले तो एक आप शंकु बना ही लीजिए। ठीक है, यही ना, इसी में बाबू आपको क्या दिया हुआ है कि 5 मीटर ऊंचाई। देखिए हम आपको पहले भी बताए थे कि इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाता है और अगर ये 90 बनाता है बाबू तो जिसको आप स्लांट हाइट बोलते हैं एल, ये सबसे लंबी भुजा होता है, ये सबसे लंबी भुजा होता है। और यहाँ जो एल क्या हो जाएगा, एच हमारा जो है वो 5 मीटर दे रखा है, एच बराबर 5 मीटर दिया हुआ है बाबू। आर का वैल्यू क्या है, आर बराबर कितना 24 यानी कितना 12 मीटर। तो आप समझदार हैं बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है राइट सर्कुलर कोन में। और एच जो है हमारा 5 है, आर 12 है। बिना निकाले हुए आप कह सकते हैं कि सर स्लांट हाइट जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर वो 13 मीटर हो जाएगा। स्लांट हाइट कितना हो जाएगा 13 मीटर। अब आप जान लीजिए कि अगर सांग को टेंट में अगर कैनवास लगाना है तो किस भाग में कैनवास लगेगा। देख लीजिए बाबू, ऐसे लगेगा, इस भाग पर लगता है, इस भाग पर बाहरी भाग पर कैनवास लगता है, अर्थात लेटरल सरफेस एरिया में कैनवास लगाया जाता है। ठीक है, किसी भी फिगर में अगर कैनवास लगाना, खास करके अगर शंक्वाकार हो, कोनिकल, तो उसमें जो हम लोग बाबू कैनवास लगाएंगे वो किस भाग में लगाएंगे, लेटरल सरफेस एरिया में लगाएंगे। ठीक है, तो बाबू आप जानते हैं कि शंकु का लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू बाबू 22/7 इंटू आर कितना है यहाँ पर हमारा, आर इसको बोलेंगे आर कितना है 12 और एल आपने कितना फाइंड आउट कर लिए हैं 13। आर कितना फाइंड कर लिए हैं, एल 13। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि कितना लागत आएगा बाबू अगर इस टेंट में जो उसका टेंट का जो लेटरल सरफेस एरिया है अर्थात जो कपड़ा लगने वाला है बाबू वो कितना, इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगने वाला है। और सवाल में बोल दिया है कि 1 वर्ग मीटर कपड़े का चार्ज बाबू 100 रुपया है। तो टोटल खर्च क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट जो आ जाएगा बाबू कैनवास का वो कितना हो जाएगा। तो जो डाटा दिया हुआ बाबू उसमें 100 से क्या हो जाएगा हमारा गुना हो जाएगा, 12 हो गया, ये 5 तब 5 12 13, 22/7 12 गुने 13। और यहाँ अगर कॉस्ट चाहिए बाबू हम लोगों को तो क्या करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई कितना 12 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई कितना 100। यही तो हमारा टोटल खर्च हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यही हमारा टोटल लागत हो गया। और ये लागत आपको पता है 15,600 रुपये के आसपास आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कैनवास की लागत 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर बाबू, 100 से गुना कर दी, हमारा आंसर आ गया पाई आर एल 22/7, आर कितना 12, एल कितना 13। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये कितना 15,600 रुपये के आसपास आएगा रिजल्ट। सोल्व करिए, ठीक है, 15,600 के आसपास आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। एल निकाल लिया, आप गुना कर दीजिए 100 से, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए इसको हम लोग 12 5 13। ओके, ठीक है बाबू, थोड़ा सा डेसिमल में आएगा और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, फिर से आ गया बाबू आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आ गया।
ये भी रेलवे के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना टाइम एंड वर्क होता है बाबू। क्या है ये क्वेश्चन हमारा? किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 249.60 रुपया है और साधारण ब्याज 240 रुपये। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बाबू। इस सवाल के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1 वर्ष का जो बाबू चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होता है। 1 वर्ष का CI और SI हर एक कंडीशन में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज जो बाबू हम लोग नेक्स्ट ईयर में निकालते हैं वो साधारण ब्याज से ज़्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो 1 साल का हमारा ब्याज रहता है साधारण ब्याज, उस ब्याज का भी 1 साल में ब्याज चल जाता है, तब जाके हमारा क्या निकलता है? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो यहाँ सवाल दिया हुआ है हमारा कि 2 वर्ष का जो है यहाँ पर 2 वर्ष का CI कितना? चलिए पहले आप लिखिए 2 वर्ष का जो SI है बाबू, 2 वर्ष का SI वो कितना? 240 रुपया है। तो हम कहेंगे 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 120 रुपया हो जाएगा। CI एकदम सीधा सीधा जुटता है। अगर 2 साल में 240 तो 1 साल में आधा हो जाएगा, 6 महीना में और आधा हो जाएगा। ठीक है। तो अगर 1 वर्ष का SI 120 रुपया है बाबू, तो आप बिना कहे हुए कह सकते हैं सर कि सेम डाटा, सेम रेट, सब कुछ सेम है, यानी 1 वर्ष का जो हमारा CI भी जो हो जाएगा वो कितना? 120 रुपया ही होने वाला है। कितना? CI भी 120 रुपया होने वाला। तो अब आप ये पता कर पाए कि दूसरे वर्ष का CI कितना है। देखिए तो दूसरे सेकेंड ईयर का, 2 साल का नहीं, दूसरे साल का सेकेंड ईयर का जो बाबू हमारा CI हो जाएगा कितना? तो 120 तो 1 साल में हुआ, और पूरे 2 साल में अगर 249.60 हुआ है, यानी यहाँ पर आप बाबू क्या कहेंगे कि सर 129.60 रुपया जो है यहाँ पर क्या हुआ है? 129.60 रुपया दूसरे साल का CI हुआ है। देखिए तो आप गौर से, 1 साल का CI 120 रुपया हुआ, तो दूसरे साल का CI 129.60 क्यों हो गया? 9 रुपया 60 पैसा जो यहाँ ज़्यादा हो रहा है, 9 रुपया 60 पैसा जो ज़्यादा हो रहा है ये बाबू, 9 रुपया 60 पैसा, वो किस वजह से? तो 120 रुपया जो उसका 1 साल का ब्याज हुआ, उसी 120 रुपया का जो 1 साल का जो फिर ब्याज बढ़ गया बाबू, साधारण ब्याज, वही 960 रुपया एक्स्ट्रा हुआ है। तो अब तो आप रेट आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे कि सर 9 रुपया 60 पैसा जो अतिरिक्त ब्याज मिला है वो किस पर मिला है? कितना मूलधन पर मिला है? तो 120 रुपया जो मूलधन रहा होगा उसका 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो हुआ 9.60 रुपया हुआ है। तो रेट तो आप यूँ फाइंड कर लिए। कैसे? तो क्या कहेंगे सर, रेट जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर, रेट जो हो जाएगा, रेट कितना? तो 9.60 ब्याज गुने 100 बट्टा प्रिंसिपल बाबू कितना? 120 रुपया प्रिंसिपल पर ये ब्याज हुआ है, साधारण ब्याज। 1 साल में 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। डेसिमल से इसका 1 दशमलव खत्म हो जाएगा। 12×8 = 96, यानी कितना 12 में बाबू? 8% आपका बाबू रेट निकल गया। रेट कितना निकल गया? 8% रेट निकल गया। ठीक है। तो अगर 8% आपके पास अब अगर रेट फाइंड आउट हो गया है तो क्या आपको प्रिंसिपल निकालने में कोई दिक्कत होगा? आप यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट के मदद से भी प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज की मदद से भी बाबू यहाँ प्रिंसिपल हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो अगर आपको रेट फाइंड हो गया, देखिए रेट 8% 3 गो में, तो प्रिंसिपल आप यूं ही नहीं कह सकते हैं। तो अब कहेंगे सर 2 साल का ब्याज है 240, रेट है 8%, तो मूलधन क्या होगा बाबू? निकाल दो ना प्रिंसिपल एकदम, जौन विधि से मन है। ब्याज 240, ब्याज गुने 100 बट्टा 8% रेट। अब बाबू कितना समय में? 2 वर्ष में। निकाल दीजिए, हो गया 8 तिया 24, 30 हो गया, 2 से कटाया 15 हो गया। क्या रिजल्ट आ गया? 1500 रुपया। 1500 रुपया क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया 1500, यानी पहला ऑप्शन हो गया आपका राइट आंसर। पहला जो हमारा आंसर हो गया बाबू क्या हो गया? वो आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल और रेट को दर्शा रहा है, पहला ऑप्शन।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन इतना गैपिंग कैसे हो जाएगा जी। देखिए अगला क्वेश्चन जो बाबू मैथमेटिक्स का हम लोगों का है, आ गया 41 नंबर पर। कहाँ पे आ गया? 41 नंबर पर आ गया। देखिए क्या है, मिश्रा, शर्मा और शुक्ला मिलकर 74,000 रुपये की धनराशि से व्यापार की शुरुआत करते हैं। मिश्रा शर्मा से 500 रुपये अधिक डालता है, शर्मा शुक्ला से 3,000 रुपये अधिक डालता है। तो बताइए कि 14,100 रुपये के कुल लाभ में मिश्रा का कितना होगा। बाबू ये भी सिंपल पार्टनरशिप का हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि तीनों का अलग अलग इन्वेस्टमेंट है कितना, तीनों का अलग अलग इन्वेस्टमेंट कितना है। तो उसके लिए आपको पहले कुछ मानदान तो करना जरूरी है एकदम। किसको मानिए, देखिए यहाँ से मिश्रा शर्मा से 500 अधिक डालता है बाबू, मिश्रा शर्मा से 500 अधिक। तो अगर हम शर्मा जी को मान लें कितना, अगर हम लोग मान लें कि शर्मा जी जो हैं वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं बाबू, X रुपया। तो देखिए शर्मा जी अगर X, तो मिश्रा जी कितना कर रहे हैं, मिश्रा जी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बाबू शर्मा से 500 अधिक, यानी X प्लस 500 तो ये कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, X प्लस 500 रुपये शर्मा जी से, शर्मा से 500 अधिक। अब आगे आप सवाल को फिर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो कह रहा है अच्छा, शर्मा शुक्ला से 3,000 रुपये अधिक डालता है, शर्मा शुक्ला से 3,000 अधिक। देखिए हम लोग यहाँ गलती कर दी बाबू, और नीचे से सवाल को लेना चाहिए था हम लोगों को। कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, क्या जाता है। ठीक है, चलिए फिर से आ गए हम लोग। सवाल को आखिरी में पहले आइए। मिश्रा शर्मा से 500 रुपये अधिक डालता है तथा शर्मा शुक्ला से 3,000 रुपये अधिक डालता है। शर्मा शुक्ला से 3,000 रुपये अधिक डालता है। देखिए बाबू यहाँ 3,000 है, वहाँ 500 है। अगर इस डाटा पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका कोई रिजल्ट मैच नहीं करता है। तो हम तो आपको प्रोसेस इसी क्वेश्चन पे बता दे रहे हैं, बट आप लोग क्या करिएगा, इसको इस 3,000 के जगह पर 300 रुपये अधिक डाल के देखिएगा, हो सकता है कि आंसर आपका मैच कर जाए। बट क्या प्रोसेस है, कैसे करेंगे, वो आपको हम फुल्ली यहाँ समझा पा रहे हैं। देखिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो शर्मा शुक्ला से 3,000 रुपये अधिक डालता है, शुक्ला से। तो बाबू सबसे पहले हम लोग शुक्ला जी को मानेंगे, सबसे पहले शुक्ला जी को कहेंगे, शुक्ला जी आप कितना लगा रहे हैं। तो शुक्ला जी बाबू बोला कि हम इतना रुपया बाबू निवेश कर रहे हैं। अब बोला शर्मा शुक्ला से 3,000 रुपये अधिक, तो शर्मा कितना लगाएगा बाबू, शर्मा जी जो लगाएंगे वो X प्लस 3,000 रुपया लगाएंगे। आप लोग 3,000 की जगह पे 300 रुपया करके देखिएगा बाबू, आंसर मैच कर जाएगा। क्योंकि इस डाटा पे आंसर मैच नहीं कर रहा, बट मैं आपको सारा प्रोसेस इस क्वेश्चन का समझा दे रहा हूँ। जो डाटा होगा एग्जाम में आएगा आप एकदम बना देंगे। देखिए शर्मा जी का ये हो गया। अब आगे बढ़िए, जब ऊपर थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो मिश्रा शर्मा से 500 रुपये अधिक। मिश्रा बाबू जो है, मिश्रा जी वो क्या कर रहे हैं, मिश्रा जी जो है शर्मा जी से भी 500 अधिक लगा रहे हैं, यानी X प्लस 3500 कहेंगे बाबू, यही ना। तो जब इतना बातें आपने कर लिया तो ये सारा डिवाइडेशन कितना अमाउंट का किया है, तो 74,000 रुपये की धनराशि को इस तरह से किया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X कितना, X कितना हो जाएगा बाबू, 3X प्लस कितना 3500, 3,000, 3 3 6 5 6500 हो गया, नहीं हो गया, 3,000 3,000 6,500 हो गया बाबू। और ये बराबर कितना हो गया, 74,000। कितना हो गया, 74,000। यानी 3X बराबर आप क्या कहेंगे कि सर 74,000 में से 6,500 घटा देते हैं, तो घटा दीजिए। 0 में से 0 गया कितना, 0, 0 में से 0 गया कितना, 0। 10 में से बाबू 5 जाएगा, 5 हो जाएगा है। अब ये कितना बचा, 10 तब हुआ जब इसमें से लिए, तो 3 बचा, 3 में से 6 नहीं जाएगा, 13 में से 6 गया, 7 6 13। अब ये कितना बचा, 6, 67,500 बचा बाबू। इसको हम लोग जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे ये कितना हो जाएगा, 22,500 हो जाएगा, 22,500। यानी आप नहीं कहेंगे कि सर
शुक्ला जी जो है 22,500 रुपया निवेश किया था, शर्मा जी जो है 22/3 25,500 निवेश किए थे, और मिश्रा जी जो हैं वो 26,000 रुपया निवेश किया था है। तो जब बाबू तीनों का निवेश पता चल गया, तीनों का इन्वेस्टमेंट पता चल गया, समय का सवाल में कोई जिक्र है ही नहीं कि ये जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है 14,100 रुपया का जो प्रॉफिट हो रहा है बाबू, समय का जिक्र नहीं है, मतलब समान, समय की मान क्या है, समान है। और जब समय का वैल्यू इक्वल दिया गया हो तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है बाबू, वहीं हमारा प्रॉफिट का रेशियो भी होता है। बताए थे आपको हम पिछला डिस्कशन में भी, पिछला सेट में 7 में भी हम इन बातों का चर्चा किए थे। आप लगभग देख रहे हैं, हर एक दिन ही हम आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं है बाबू। आंसर के लिए क्या है, डाटा इधर से उधर हो गया होगा, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो अब बताइए यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा बाबू, लाभ का जो रेशियो हो जाएगा, लाभांश का रेशियो, वो क्या हो जाएगा। तो याद रखिए आप कहाँ से ले रहे हैं, शुक्ला जी से ले रहे हैं। तो 22,500 इस टू कितना, 22/3 25,500 हो जाएगा, 25,500। अब वो तो उससे भी 500 ज़्यादा है, यानी कितना हो जाएगा बाबू, 26,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट करेंगे हैं, और फिर एक बार 5 से लगा दीजिए ना, 5 से 5 चौका 20, 5 25 45, फिर बाबू यहाँ 5 से लगा दीजिए, 5 25, 5 5, फिर यहाँ 5 से लगा दीजिए, तो 5 25, 1 5 दूना 10, यानी बाबू तीनों के जो प्रॉफिट का रेशियो हो गया कितना, 45, 51 और कितना 52। तो अब बाबू अगर आप लाभांश का रेशियो निकाल लिए तो क्या आपसे पूछ रहा है कि मिश्रा का लाभ क्या होगा, तो बाबू टोटल लाभ है 14,100 बट्टे इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जोड़ के 148 हो जाएगा, 45 51 जोड़ 52 करके 148 हुआ। तो 141 पर 00/148, और आपसे पूछ रहा है किसका, मिश्रा जी का। तो मिश्रा जी कौन है भाई, तो लास्ट वाले 52 वाले, सोल्व कर दीजिए, यही आपका राइट आंसर देगा बाबू। इसमें हो या नहीं हो कोई मायने नहीं रखता है, डाटा के इसमें थोड़ा सा बाबू डिफरेंस आ गया है, बाकी सारा प्रोसेस हमारा यही है क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, फिर से आपको बड़ी ही आसान क्वेश्चन आ गया। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए बोल रहा है एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात करें। एकदम इजी क्वेश्चन बाबू। सपोज नंबर को आपने यहाँ क्या कर लिया, ठीक है, 100 भी सपोज कर सकते हैं, x कर सकते हैं, z, जो आप सपोज कर सकते हैं करिए। तो 65% उस संख्या का जो है वो उसके 4/5 से 21 कम है ना। तो आप 65, देखिए हम एक तरीका और बताएंगे आपको, अभी देखिए क्या पहले दिए, x गुने 65/100, और ये क्या बोल रहा है, उस संख्या के 4/5 से 21 कम है। भाई उसी संख्या का जो 4/5 है उससे ये क्या है, ये क्या है, 4/5 से 21 ये कम है। अगर ये 21 कम है तो इसमें से क्या करेंगे, 21 घटा देंगे और ये आपका रिजल्ट दे देगा। 5 से बाबू 13, 5 से 20, यानी आप नहीं कहेंगे कि 13x/20 माइनस 4x/5, 5 को 4 से गुना करिए, यहाँ भी 4 से गुना करिए, बराबर रिजल्ट क्या, बराबर रिजल्ट में क्या है, -21 है बाबू। ठीक है, अब देखिए 4 चौका 16 में से 13 गया कितना, -3 हो गया, -3 कितना 20, अब बराबर कितना -21, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 21 ना, 3x है यहाँ पर। तो x बराबर कितना, 7 दूना 14, 140, क्या हो गया बाबू, वो नंबर आपका क्या हो गया, 140 हो गया। इसी तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं, या इसी प्रश्न को आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं डायरेक्ट कि क्या कहेंगे, जो सर 65% बोला, तो तुरंत जब ये 65% बोला तब ये परसेंटेज का हम लोग फ्रैक्शन में ले आएंगे। तो 5 से 13 पंच 65, 13 5 से कितना 20 बार में, तो यानी 65% का मतलब 13/20 जो है उसी संख्या के 4/5 से 21 कम है, यानी 4/5 ज़्यादा है 21, यानी नहीं कहेंगे सर 4/5 माइनस 13/20 बराबर क्या दिया हुआ है 21।
बाबू जब ये फ्रैक्शन लगाए इस कंडीशन में हमारा जो नंबर होता है वो क्या होता है, 1 यूनिट हम लोग उस समय में नंबर को सपोज किए रहते हैं। ये हम लोग एकदम पहले से ही सपोज कर लिए, ये माना हुआ है, हमेशा एग्जाम में मानने की जरूरत है, माना हुआ है। अब देखिए 20 चौक 80, 13 पंचे 65, कितना अच्छा ऐसे कर सकते हैं आप कि सर 5 गुने 4 कर दिए, यहाँ भी गुने 4 कर दिए, 16 में से 13 गया, 3/20 बराबर 21, 3 सत्ते 21, 1 यूनिट बराबर जो हो गया सर वही हमारा संख्या, यानी 20 सत्ते 140 इज द माई नंबर। ये मेरा आंसर हो गया, समझ गए। ऐसे भी कर सकते थे बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए यही आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। अगर आप रेलगाड़ी को पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, तब तो देखते ही बना देंगे, और अगर नहीं पढ़े हुए हैं, नहीं समझे हुए हैं, तो लगेगा कि भाई क्या करें, कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। गौर से देखिएगा क्या दिया हुआ है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से 60 की चाल से आ रही है कितने सेकंड में पार कर लेगी। बाबू कैसे पार कर लेगा भाई, 2 रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी अन्य दूसरी रेलगाड़ी को विपरीत डायरेक्शन से आके पार करेगा, मतलब दोनों रेलगाड़ी की स्पीड यहाँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। केवल एक का स्पीड आपको दे दिया है कि 60 km/h है, तो बोल रहा कितना देर में, भाई कितना देर में पार करेगा, हम कैसे जान सकते हैं, यहाँ पर जान ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ये सवाल का जो आंकड़ा है बाबू अधूरा है। तो देखिए आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ज्ञात नहीं कर सकते बाबू। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो पहली ट्रेन की तो स्पीड हमको यहाँ ज्ञात ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम खुद से ज्ञात कर ले। यहाँ पहली ट्रेन की स्पीड क्या होना चाहिए, देना चाहिए, जो कि नहीं दिया हुआ है। ओके, तो बाबू इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, समय को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पहली ट्रेन की स्पीड नहीं दिया हुआ है। बाबू अगर पहला ट्रेन का स्पीड समथिंग दिया होता और तब आपको कहता कि इस दोनों एक दूसरे को पार करने में क्या समय लेगा, तो आप जान लीजिए चाहे दोनों तरफ से ट्रेन हो या एक तरफ से व्यक्ति हो और दूसरी तरफ से ट्रेन हो, उस किसी दोनों ही कंडीशन में जो दोनों लंबाई होता है वो आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है, आपस में ऐड हो जाता है। और अगर विपरीत डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन है बाबू, तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाता, 60 + x जो स्पीड होता, यही बाबू उसके क्या होता, पार करने में लगा समय होता, एक दूसरे को पार करने में लगा समय होता। अब कहेंगे कि सर ये तो आवर में किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर पर सेकेंड है, मीटर में है, तो बाबू इसको क्या करते, 5/18 से गुना कर देते, यही ना करते, और हमारा आंसर आ जाता। बट यहाँ क्या है, x का वैल्यू फाइंड ही नहीं है, तो क्या कहेंगे, आंकड़े अधूरे हैं, यानी ये ज्ञात नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बातों को। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है हम लोगों का अगला प्रश्न, देखिए बॉस। अगला प्रश्न जो है बाबू हम लोगों का, वो देखिए ये रहा, यही है ना। देखिए एक 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप, बाबू मान लीजिए सपोज कि स्मॉलेस्ट क्यूब का जो एज है उसको हम क्या सपोज कर लिए, ए कर लिए, एक्स कर लिए। तो 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को हैं, और आयतन बराबर होगा बाबू, तो क्या होता है घन का आयतन, एक क्यू, भुजा का क्यू, तो 24 का जो क्यू हो जाएगा बाबू यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, प्रत्येक घन की भुजा का माप। भाई हमने मान लिया कि प्रत्येक घन की भुजा x है, तो उसका वॉल्यूम क्या, x³ हो जाएगा। ये एगो का वॉल्यूम हुआ, और टोटल कितने घनों में काटना चाहते हैं, 64 घनों में, तो इंटू 64। क्या यहाँ से x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं बाबू। और x³ का जब वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेंगे बाबू, तब इसको बनाना एकदम खासे ही क्या होगा, आसान हो जाएगा। 64 है, कितना से काटिए, 8 तिया 24, 8 ही 8 ही 64, 8 तिया 24। अब बताइए आप कि x³ बराबर यहाँ क्या आपने फाइंड किया कि सर 3 है, 3 है, 24 में एगो 3 है, एगो 8 है।
8 मतलब 2 और 3 गो 3 का क्यूब रहेगा तो x बराबर आप नहीं कह सकते कि सर 3 गुने 2 बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया सर। उस छोटे वाले क्यूब का जो एज हो गया वो 6 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? छोटे वाले घन की भुजा। बाबू तो आ गया आंसर 6 सेंटीमीटर। चले आगे हम लोग, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बाबू ट्रिगोनोमेट्री से है और आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। क्या दिया हुआ है देख लीजिए आप यहाँ पर। सवाल में ट्रिगो में दिया हुआ है कि 5 tan थीटा का जो मान है बाबू वो कितना है? 4 है। तो tan थीटा बराबर क्या कहेंगे? 4/5। और जब आपको tan का वैल्यू बाबू मालूम है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं सर ये P/B का वैल्यू हुआ, P/B हुआ। तो H एगो बचा हुआ है तो 4 चौके 16, 5 25, वही ना H होगा हमारा। और जब आप H निकाल लेंगे तो यहाँ से आप इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। सबका मान डाल दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके। और अभी जो कुछ देर पहले हम पिछला सेट में आप लोगों को बताए थे, सेट 7 में, कि बाबू tan थीटा बराबर 4/5 हो गया। तो ऐसा नहीं मान लेना है कि sin 4 और cos 5। अगर sin 4 करेंगे तो 4 तिया 12 और 5 दूना 10, 2 बटे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जब लेंगे 4 दूना 8 और 5 तिया 15, 15 8 23। अगर उस हिसाब से बाबू आप देखें तो 2 भाग यानी बट्टा 2/23, इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग बेसिकली अप्लाई करके कि क्या कर पाएंगे हम लोग। और देखिए बाबू यहाँ पर आपको वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है। अभी यही सवाल सेम क्वेश्चन तो बताए थे। देखिए वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है? अगर tan थीटा का वैल्यू आपको 4/5 फाइंड आउट है तो आप पहले क्या करिए? सवाल क्या है बाबू? सवाल को यहाँ लिख के लाइए। क्या है सवाल हमारा? हमारा जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर वो क्या है? 3 sin थीटा, क्या है? 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, डिवाइड मतलब बट्टा में लिखना बाबू। कितना? 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब बताइए तो क्या करेंगे हम? अभी तुरंत आपको, या पिछला सेट में आपने देखा है कि इस तरह के सवाल के लिए इसको साइन सपोज कर लीजिए, इसको कॉस कर लीजिए, हैं? तो उससे भी आप देखें 2/23 आ रहा है। और जब ऐसा डाटा आ जाए तो क्या बताए कि बाबू कॉस से उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉस से क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। अंश और हर में अगर कॉस से भाग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या परिणाम आएगा कि 3 sin बटे कॉस यानी कितना? 3 tan थीटा माइनस 2 cos बाई कॉस यानी केवल 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 2 tan थीटा हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। यही होगा ना। tan का वैल्यू आप 4/5 एकदम आराम से पता किए हैं। कितना हो जाएगा? 3 गुने 4/5 माइनस 2/2 गुने 4/5 +3। हल कर दीजिए। 4 तिया 12/5, तो 12/5 दूना 10 यानी कितना? 2/5 हुआ बाबू। यही ना हुआ? 2/5 सोल्व करने पर 12/5 माइनस 2 यानी कितना? 12 माइनस 10/5 यानी 2/5। ठीक है। यहाँ पे करेंगे कितना? 4 दूना 8, 5 तिया 15, 15 8 23/5। अब बाबू आप एक बातों के निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि सर अगर tan थीटा का वैल्यू इस तरह का दिया रहे, चाहे अलजेब्रिक टर्म में दिया रहे, tan थीटा बराबर अगर sin अपॉन कॉस होता है तो एक डाटा को हम लोग sin सपोज कर सकते हैं। कह सकते हैं कि sin 4 है cos 5 है। बाबू देखिए sin 4 cos 5 रख के भी हम लोगों ने देखा था तो 2/23 आंसर आया था। सोल्व भी किया तो 2/23 आया। तो एग्जाम में बाबू हम लोग क्या करेंगे? इसी बातों को जो मौखिक बताए उसी का अप्लाई करेंगे। जल्दी हम लोग परिणाम तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है? देखिए 58 नंबर बाबू प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया सवाल है। किसी न किसी सेट में हम आपको इसे भी पढ़ाए हैं कि जब भी बाबू ऐसा सवाल हो बेसिकली नहीं जाएंगे। हम आपको एक नोट्स बताए थे, एक क्या से ट्रिक बताए थे, उसको आप ध्यान रखिएगा कि जब मूल्य में वृद्धि हो या कमी हो तो वर्तमान मूल्य पूछे। वर्तमान मूल्य को ही क्या कहते हैं?
वृद्धि हो रहा है तो बढ़ा हुआ मूल कहते हैं, या कमी हो रहा है तो घटा हुआ मूल कहते हैं। तो वर्तमान मूल का मतलब बढ़ा हुआ मूल भी हो सकता है और घटा हुआ भी मूल हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा रेट क्या हो रहा है, 30% की वृद्धि हो रही है, मतलब यहाँ हम कहेंगे बढ़ा हुआ मूल को कहेंगे वर्तमान मूल्य। तो आप यहाँ पर वर्तमान मूल्य कहिए, वर्तमान मूल्य कहिए, वर्तमान मूल्य पर प्रति दर्जन है ना बाबू, मगर पेन है ना, तो वर्तमान मूल्य प्रति पेन हो गया बाबू। एक डाटा का वैल्यू निकालेगा, एक यूनिट का मान निकालेगा। दर्जन है, बाद में 12 से गुना कर लेंगे। तो क्या बताया था इसके लिए हम आप लोगों को, RS बटे क्वांटिटी QUANTITY गुने परसेंटेज वृद्धि है तो वृद्धि, यही ना बाबू। ये जो डाटा है, ये डाटा आपको क्या बताएगा जानते हैं, रेट घट गया है तो घटा हुआ मूल्य यानी वर्तमान मूल्य बताएगा। एक यूनिट चीज़ का, एक दर्जन हो तो एक दर्जन का, या एक पेन की बात हो तो एक की बताएगा ये है। तो RS मतलब रेट क्या है बाबू, 7.80 रुपया में 7.80 रुपया। क्वांटिटी कितना, 6 पेन कम मिलते हैं। जब ये रेट बढ़ेगा पेन कम मिलेगा, और 30% से यानी 30/100 बाबू। इसको सोल्व करिए, ये वर्तमान में एक पेन का कीमत बताएगा, वर्तमान में एक पेन का कीमत ये आपको बता देगा। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रति दर्जन यानी एक दर्जन का दाम चाहिए बाबू, तो क्या करेंगे, इसको 12 से गुना कर देंगे। वर्तमान में एक दर्जन का मूल्य हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, एक डजन का। एक डजन पेन का मूल्य इतना हो जाएगा। और जब इसको आप बाबू कैलकुलेट करेंगे तो आप अपना रिजल्ट देखेंगे कि 4.68 रुपया आपका परिणाम आ जाएगा। कैलकुलेशन बाबू आप लोग कर लीजिए। ये एक दर्जन पेन का प्रेजेंट में मूल्य हो गया, वर्तमान में मूल्य बढ़ने के बाद एक दर्जन पेन का कीमत यहाँ पर क्या है, 4.68 रुपया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बाबू। क्या है हम लोगों का अगला प्रश्न, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन बाबू, वर्गमूल चैप्टर का है। कह रहा है एक मेजर साहेब जो हैं, जनरल साहेब 36,562 जवान को एक ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है, मगर जब वर्ग के रूप में तैयार करता है तो कुछ जवान बेचारा क्या होता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। तो वहीं तो आपसे पूछ रहा है कि कितने जवान एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं बाबू, कुछ है इसमें, आप लोग पढ़े होंगे स्क्वायर रूट चैप्टर। ऐसे सवाल के लिए क्या करते हैं बाबू, हम लोग दिए गए डाटा का क्या करेंगे हम लोग, बताइए। दिए गए डाटा का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाबू, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा बाबू, वही सैनिक तो बच गया, एक से एक बार में जोड़ दीजिए, कितना, 2 1 1 6 5 है ना, आया, सॉरी कितना, यहाँ 2 हो जाएगा ना, यहाँ 265 कितना बार में लग जाएगा बाबू, 29 से 9 बार में लग जाएगा। तो 9 में 81 के 1, हाथ में 8, 9 दूना 18 और 8 कितना, 18 और 8 8 16 26 261 हो गया बाबू। 9 9 18 का 8, हाथ में 1, 2 1 3 38 हो गया, 5 में से 1 गया 4 हो गया, 6 में से 6 0 यानी खत्म। अब क्या हो गया, 62 हो गया। अब देखिए आप चाह कर भी, क्योंकि ये एग्जैक्ट तो कटने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो हम जान रहे हैं कि कुछ ना कुछ जवान तो बच जा रहा है, और कितना बच जा रहा है वहीं तो निकालना है बाबू। तो जो रेस्ट बच जाएगा शेष वहीं जवान बच जा रहा है, 1 टाइम से लग जाएगा बाबू। ये वर्गमूल है भाग विधि से, 1 8 3 घटा दीजिए, 1 1 2 हो गया, 8 हो गया 3, ये वर्गमूल से निकाला जाता है कितना, 2 में से 1 गया 1, और 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 गया 8 बाबू। कितना जवान बाबू एक्स्ट्रा बच गया, 81 जवान ऐसे बच गए जो उस वर्ग में शामिल नहीं हो पाया। क्यों, अगर वर्ग में शामिल उस 81 को करते हैं तो वर्ग ही नहीं बन पा रहा है, यानी उसको वर्ग से हटाना पड़ा। तो वहीं तो को पूछा कि कितने जवान को छूट गए, या कितने जवान की छटनी करनी पड़ी वर्ग बनाने की वजह से। तो कितना जवान बाबू, 81 जवान, जो विकल्प डी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बाबू। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया अलजेब्रा का, और हम आप लोगों को इतना जो सेट अभी तक हम लोगों का चला है
उसमें से कई सेट में हम ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। क्या है ये? रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर से है, शेषफल परिमेय से। तो आपको बोल रहा है कि 2x³ + 4x² + 2ax + b पूरी तरह x² - 1 से विभाजित हो जाए तो a और b के मान क्रमशः होंगे। बाबू अगर x² - 1 से ये पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो रिमाइंडर थ्योरम की मदद से बाबू इसको इक्वेट करेंगे 0 से, और x का जो मान निकालेंगे वो x का मान जो इसमें पुट करेंगे बाबू तो रिमाइंडर देगा। और चूंकि कह रहा है पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो रिमाइंडर निश्चित रूप से 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आपको 2 इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा और दोनों को सोल्व करेंगे और आप पाएंगे कि सर ए और बी का मान जो हमारे प्रश्न में आ रहा है वो क्या आ रहा है? विकल्प बी आ जाएगा मेरे दोस्त। देखिए, तो हम आपको बता रहे हैं, मगर देखिए क्वेश्चन में थोड़ी से ऊपर चिपक गया। खैर कोई बात नहीं, चिपक भी गया तो हट जाएगा। देखिए क्या है, एक्सप्रेशन जो है हमारा वो दिया हुआ है 2x³ + 4x² + 2ax + b, यही ना बाबू। और किससे विभाज्य है? यहाँ जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है? x² - 1 है। क्या है डिवाइजर? यहाँ जो हमारा डिवाइजर है बाबू, डिवाइजर वो क्या है? x² - 1 है। तो जब ये बोले कि पूरे पूरे भाग लग जा रहा है तो डिवाइजर को क्या करते हैं? 0 से इक्वेट करते हैं। तो x + 1 × x - 1 इसको लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए। लिख सकते हैं। इसका मतलब x = -1, 1 हुआ कि नहीं? निश्चित रूप से हुआ। तो एक बार x का मान बाबू -1 इसमें पुट करिए हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि x² - 1 से पूरी तरह विभाजित है वो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल। इसका मतलब ये भी हुआ दूसरी भाषा में कि सर दिए गए पोलिनोमियल जो है हमारा यहाँ पर वो x - 1 से भी पूर्णतः कट रहा है और x + 1 से भी पूर्णतः कट रहा है बाबू। तो जब x + 1 = 0 तो x = -1 आया, और जब x - 1 = 0 तो x = 1 आया। तो -1 वाला जो वैल्यू है बाबू हम लोग गिवन इक्वेशन में पोलिनोमियल में पुट करते हैं। देखिए बाबू तो क्या परिणाम होता है? -1 का क्यूब माइनस हो जाएगा यानी -2 प्लस x का मान -1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा यानी 4 हो गया है। यहाँ क्या हो जाएगा? x का मान -1 यानी -2a हो गया। अब प्लस क्या? b। ये बराबर क्या होना चाहिए बाबू? 0 होना चाहिए, क्योंकि पूरे काट देता है और काट देता है मतलब रिमाइंडर 0 ही होना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर ये हुआ मगर ये 0 के बराबर होना चाहिए, तब ना काट दिया पूरे। तो क्या परिणाम आया बाबू? -2a + b बराबर क्या आ गया? +4 -2 यानी +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार बाबू हम लोग x = 1 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। तो देखिए क्या इक्वेशन बन पा रहा है हमारा। 1 रखेंगे तो 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा प्लस b तो होना ही होना है। अब बराबर में क्या होगा? 1 रखे तो ये कितना? 2 हो गया, ये 4 हो गया, 4 2 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। यही ना बनेगा। और जब ये दोनों इक्वेशन बाबू आपको पता हो और तब आपको अगर ए बी का मान निकालने के लिए बोले तो क्या आप बनाने की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। कैंसिल आउट हो गया बाबू। 2b बराबर कितना हो गया? -8 हो गया। यानी आप नहीं कहेंगे कि सर b बराबर -4 हो गया। और जब b का मान -4 उधर गया तो -4 उधर गया +4 +4 -2 2 से 2 खत्म यानी कितना? b a का मान कितना निकल गया बाबू? -1 निकल गया। a का मान -1 निकल गया। और वैसे भी देखिए ना b का मान केवल एक ही ऑप्शन में -4 है, यानी b नंबर आपका राइट आंसर हो गया। जब ऐसा परिस्थिति आप पाएंगे कि सर एक ही में -4 है तो x हम लोग निकालने नहीं लगेंगे, a को फाइंड आउट करने नहीं लगेंगे, डायरेक्ट टिक मार के आगे बचाएंगे अपने समय को। चलिए दोस्त अगला सवाल की तरफ चलते हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे सवालों को। पढ़िए, मन से पढ़िए सभी आदमी। ठीक है, सभी आदमी दोस्त मन से पढ़िए, बताइए सभी को। देखिए हम आप लोगों के लिए फुल कोर्स टाइप का अभी तत्काल रेलवे के लिए हम लोग क्रैश कोर्स टाइप का लाएंगे। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत रहेगा उस टॉपिक को नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया,
ये सभी बाबू आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। पढ़िए एकदम बेहतरीन तरकीब से, जिसका जितना अप्रोच हो सकता है सभी अप्रोच से बताएंगे, कम से कम समय लगने वाला भी। यहाँ टेलीग्राम ज्वाइन करिए, इस सेट को नित्य दिन प्रैक्टिस करिए, काफ़ी आप दमदार हो जाएंगे रेलवे के लिए। ठीक है सर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ रहा है कि एक दुकानदार, देखिए कहाँ से आ गया ये आपका प्रॉफिट लॉस से हो गया बाबू। 3:2 के अनुपात में मिलाता है, पहले के लागत 35 रुपया है और दूसरे की लागत 45। आप बताइए 35 रुपये केजी की दर से कितना मिलाया बाबू? 3 केजी। 35 तिया कितना? 30 तिया 90, 5 तिया 15, 105। देखिए टोटल सीपी जो हो जाएगा बाबू हमारा यहाँ पर, टोटल सीपी 5 केजी का कितना? 35 तिया 105 अब प्लस कितना? तो 45 की दर से 2 केजी मिलाया, यानी 45 दूना 90। जोड़ दीजिए बाबू, कितना हो गया ये? 195 रुपया बाबू हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब कह रहा है कि जब दोनों मिक्सचर को हम लोग मिक्स कर देते हैं तब जो उस मिक्सचर का रेट हो रहा है बाबू मिला के बेचने का कितना? 41.60 रुपया। तो कितना केजी को इस हिसाब से बेच रहे हैं? 3 दू 5 यूनिट को कितना? तो टोटल बाबू हमारा यहाँ पर जो एसपी हो जाएगा सेलिंग प्राइस वो 41.60 मल्टीप्लाई 5। जब इसको हम लोग बाबू सोल्व करेंगे तो ये जो हमारा परिणाम देने वाला है 208 रुपया आ जाएगा। मे बी देख लीजिए क्या आता है, 208 रुपया। तो 8 5 हाँ एकदम ठीक है। कितना आएगा ये कैलकुलेट करके? 208 रुपया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 195, सेलिंग प्राइस 208, यानी बाबू प्रॉफिट हो रहा है कितना का? तो 13 यूनिट का 13 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा बाबू? 13 × 100 अपॉन कितना? कॉस्ट प्राइस 195। और ये कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा देख लीजिए आप लोग, 195। तो देखिए ना 13 कान 13 और 13 पंचे 65, 5 तिया 15, 5 से कटा दिया 20, 20/3 मतलब कितना? 6 इंटीजर 2/3% बाबू हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट यानी पहला आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। क्या है देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का, देखिए बाबू नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन आ गया। वर्गमूल चैप्टर में कह सकते हैं इसको, बड़ा ही आसान है। कैसे बनाएंगे देखिए, बोल रहा है 3√121 -3 सेक्शन। आपको पता होगा बाबू कि ये किसका वर्गमूल है, ये किसका, इसका वर्गमूल क्या होगा? 11 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बाबू? 6 दूना 12। तो क्या ये बताना है ये बताने वाला? बिल्कुल नहीं है। आप बना सकते हैं इसको इजी वे में। चलिए फिर भी हम हल कर दें सबों के लिए। तो 121 का वर्गमूल 11 तिया 33 हो जाएगा बाबू, माइनस कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। बट्टे में क्या आ जाएगा बाबू? 29 प्लस 6 दूना 12। अब आप इसको सोल्व करेंगे, 33 में से 19 गया, 13 में से 9 गया 4, 2 में से गया 1, 14/29 प्लस 12, 29, 31, 10 40 1 41। कितना होना चाहिए बाबू? यहाँ 35 होना चाहिए ना। 29 प्लस 12, 9 2 11, 9 2 11 के 1 हाथ में 1, 9 2 11, 2 1 3 1 4, 41। कहीं मिस्टेक कर दिए क्या बॉस हम लोग? देखिए नीचे में ऊपर में क्या है? माइनस है। तो 11 तिया 33 माइनस, ओहो गलती तो कर दिए ना बाबू, वर्गमूले भुला गए का हम लोग बाबू। 25 25 6 सब 25 होता है, तो 29 का स्क्वायर कहाँ गए आप लोग? ये क्या होगा? 23 न होगा? कितना होगा? 23। 23 प्लस 12 बराबर कितना? 35। कितना होगा? 35। 7 दूना 14, 7 पंचे 35। कितना रिजल्ट हो गया बाबू? 2/5। कितना हो गया? 2/5। विकल्प डी। समझ गए? वर्गमूल कुछ देखिए 50 तक का वर्ग लोग याद रखता है। अगर 50 तक का वर्ग बाबू आपको याद है तो ये सब वर्गमूल 50 तक नहीं, कम से कम 30 35 तक भी याद रखिए। देखिए इस तरह के सवाल मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न बाबू हम लोगों का? अगला प्रश्न जो है बाबू देखिए कहाँ है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन,
रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आगामी समय में ये रेलवे में निश्चित रूप से पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर आप रेशियो लगाएंगे फेल हो जाएगा। क्या बोल रहा है, रेनू मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। देखिए ऐसा सवाल था कि ऊपर पढ़े, नीचे आते आते ऊपर वाला भुला गए। ऐसा ही सवाल रेलवे अभी डाल रहा है बाबू। आप देखे होंगे पिछला टेक्नीशियन में, ग्रुप डी में ऐसा ही बड़ा बड़ा सवाल रहता था और रहेगा यही ट्रेंड रहेगा। कंपटीशन बाबू बहुत ज़्यादा है, तो दिमाग तो एक्सपर्ट रखना ही होगा, तभी हम लोग देखते आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, तो इस तरह के सवाल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ के बाबू सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, रेनू मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। देखिए रेनू और मीनू समान है, तो सपोज कर लीजिए ना सर, सपोज करिए कि रेनू बराबर मीनू, उम्र बराबर है दोनों का, बराबर बाबू x सपोज कर लिए। क्या कर लिए, x वर्ष सपोज कर लिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब बोल रहा है तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है बाबू। तो सोनू को भी मान लीजिए, क्या होगा, सोनू की आयु यहाँ पर हम लोग क्या मान लिया, y वर्ष सपोज कर लिया। कितना, y वर्ष। अगर सोनू की आयु को हम लोग y वर्ष सपोज कर लिए, तो अब देखिए स्टेटमेंट क्या निकल के आ रहा है हमारे सामने कि रेनू और मीनू की आयु समान है, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। तीनों के आयु का जोड़ यानी x प्लस y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाबू यही ना कि 2x प्लस y जो है वो सोनू की आयु का 5 गुना है, यानी 5y है, यही ना हुआ। अब आप क्या कहेंगे कि सर y उधर चला गया, तो हम सर ये रिजल्ट निकाला कि 2x बराबर 4y हो गया सर, 2 दूनी 4 यानी 2y, यानी आपने रिजल्ट निकाला कि x बराबर क्या हो गया, 2y। रिजल्ट आपके सामने आ गया। ओके, एकदम सही। अब सवाल को फिर आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु। देखिए जब ये 3 वर्ष पहले बोला बाबू रेनू का, तो जब ये 3 वर्ष पहले बोला तो x - 3 हो गए। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, सोनू की आयु से 3 गुना। तो जब ये 3 वर्ष पहले रेनू का ले रहे हैं, तो अगर कुछ नहीं जिक्र कर रहा बाबू, तो सोनू को भी आपको 3 वर्ष पूर्व तो लेना ही होगा, तभी इक्वेट करेंगे। 3 वर्ष पहले सोनू की आयु, पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक था, ठीक है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक था। सोनू की आयु से ये क्या था, रेनू की आयु जो है 3 वर्ष पहले सोनू की आयु का 3 गुना ये अधिक है। तो बाबू बराबर कैसे होगा, तो जब इसको क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपका सवाल बन गया, कुछ नहीं है। देखिए x के जगह बाबू क्या लिख सकते हैं हम लोग, x के जगह पे 2y लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट की मदद से। तो 2y - 3 बराबर 3y - 9। अब देखिए बाबू 3y में से 2y उधर चल जाएगा, तो क्या परिणाम आएगा, y बराबर क्या आएगा, ये उधर गया तो ये इधर आएगा, y बराबर क्या निकल गया, 6 निकल गया। और y कौन है, सोनू है y, यानी 6 वर्ष सोनू का प्रेजेंट एज निकल गया। सवाल में यही ना पूछ रहा है बाबू कि 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगा। तो भाई प्रेजेंट अगर y और y अगर 6, तो 4 वर्ष बाद 10 वर्ष का सोनू होगा, यही ना होगा। तो 4 वर्ष बाद सोनू का आयु क्या होगा, 10 वर्ष होगा, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चले हम लोग। देखिए 76 नंबर, ये भी आपका नल टंकी का सवाल है, रेलवे के लिए बहुत बेहतरीन। देखिए कैसे सोल्व होगा हम लोगों का।
पानी की एक टंकी ए और बी नलों द्वारा क्रमशः 5 मिनट 6 मिनट भरी जाती है, जबकि सी उसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। बाबू सबसे पहले कलम उठाएंगे और यही काम करेंगे जो आप हमेशा करते हैं बिना किसी इंतज़ार का। कितना 5 मिनट, बी कितना बाबू 6 मिनट, और सी जो एगो है बहादुर खाली करने वाला वो 8 मिनट। धड़ाक से क्या करेंगे बाबू, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। तो क्या आया एलसीएम हम लोगों का 120 ले लीजिए ना, 24 पंच, हाँ 120 यूनिट उसका क्या हो गया क्षमता। तो इफिशियंसी निकालिए 24 पंचे 120, ए का इफिशियंसी 24, बी का कितना 6 दूना 12 यानी 20 इफिशियंसी हो गया इसका। इसका कितना तो 15 120 का कितना हो गया बाबू 15। अब सवाल में लास्ट में बोल रहा है कि यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए, सभी नल एक साथ का मतलब बाबू क्या कि ए भरेगा 24 यूनिट, बी भरेगा 20 यूनिट और सी करेगा 15 यूनिट खाली। तीनों एक साथ चलने का मतलब यही ना हुआ। 24 + 20 - 15 इतना यूनिट काम होगा पर मिनट। तो आपसे बोल रहा है यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले 3/4 वर्क है कितना वो तो फाइंड कर लीजिए। तो अगर टोटल वर्क हमारा 120 है, इसका 3/4 वर्क का मतलब बाबू 4 तिया 12 30 30 तिया 90 यूनिट हो गया बाबू। 120 का 3/4 मतलब कितना 90 यूनिट आपके पास वर्क है। और इस 90 यूनिट वर्क को वो तीनों आदमी अगर एक साथ स्टार्ट होके करता है तो क्या समय लगेगा, यही तो पूछ रहा है। तो क्या है इसमें, कुछ नहीं है। तो क्या समय लगेगा, क्या कहेंगे समय बराबर, तो टोटल बाबू वर्क 90 यूनिट है। और जब तीनों एक साथ करेगा तो 24 + 20 - 15, 20 में से 15 गया 5, 24 5 29, तो 90/29 मिनट लग जाएगा बाबू। 90 यूनिट वर्क है और 1 मिनट में 29 यूनिट वर्क करता है। तो 90 यूनिट वर्क करने में कितना 29, 90/29 मिनट। देखिए आपके विकल्प में ये दिया गया होगा 90/29, जिसमें है तो विकल्प डी में है। चलते हैं इस प्रकार हम लोग अगला प्रश्न की तरफ। कहाँ है बाबू अगला प्रश्न, देख लीजिए आप लोग। तो 80 नंबर प्रश्न बाबू आपका अगला प्रश्न है, और वो किस चैप्टर से है बाबू, मेंसुरेशन से है। क्या बोल रहा है, एक पहिया 88 किलोमीटर का दूरी तय करने में 1000 घूर्णन करता है, तो पहिए का व्यास क्या है। बाबू एक बात आप जान लीजिए, अगर पहिया की बात हो रही है तो एक घूर्णन का मतलब एक बार पूरे घूम जाना, और एक घूर्णन का मतलब क्या होता है 2πr। अगर ये r है तो एक घूर्णन का मतलब, चक्का का मतलब एक घूर्णन का मतलब कितना, उसका सरकमफेरेंस यानी 2πr। c बराबर 2πr, यही एक चक्कर का मतलब हुआ। ठीक है, तो कह रहा 88 किलोमीटर का दूरी तय कर लेता है कितना घूर्णन में, 1000 घूर्णन में। बाबू अगर हमारे उस पहिए का व्यास रेडियस r है तो एक घूर्णन में उसके द्वारा तय किया गया दूरी बराबर कितना 2πr। तो बाबू एक घूर्णन में 2πr, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं कि 2πr गुने 1000, ये पूरे 1000 घूर्णन का दूरी हो गया। और यही दूरी किसके बराबर 88 किलोमीटर के बराबर, यानी 88,000 मीटर। डबल 000 से 000 कैंसिल आउट। अब बाबू अगर हम यहाँ से r फाइंड करेंगे, r क्यों फाइंड करेंगे, बोल रहा है पहिए का व्यास बताइए, तो रेडियस का डबल होता है डायमीटर है, तो डायरेक्ट 2r निकाल लीजिए ना, डायरेक्ट 2r, यहाँ है 2r, डायरेक्ट पाई से भाग लगा दीजिए। 88/पाई, पाई मतलब 22/7, 7 चला गया ऊपर, 22 चौक 88, 7 चौक 28 मीटर बाबू हो गया उस पहिए का क्या व्यास हो गया। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है मेंस्ट्रुएशन का, और रेलवे में बाबू मेंस्ट्रुएशन का छोटा क्वेश्चन ही उठा रहा है, बट थोड़ा घुमा के देता है। तो इस तरह के सवाल बाबू आने की संभावना है, एसएससी भी ऐसे सवाल डालता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिख रहा है, देखिए बहुत ही आसान सा सवाल, प्यारा सा सवाल, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, सब के लिए ये सवाल आप समझिए तैयार है। 20 छात्रों को 12 दिनों का मेस बिल इतना का आता है, 8 छात्रों को कितने दिन का मेस बिल इतना रुपया का आएगा। बाबू आपको हम लघु विधि से पढ़ाए थे, MDH फार्मूला लगा के बताए थे। 3 तरीके यहाँ होता है बाबू, एरो मेथड, यूनिटरी मेथड, लघु विधि यानी शॉर्टकट मेथड। तो ऐसा सवाल हो तो क्यों हम अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, वहाँ हमको तुरंत रिजल्ट पे पहुँचना है, और उसके लिए जितना लघु से लघु आप समय दे सकते हैं वही काम करिए। तो आप इसके लिए बताए थे आपको हम बाबू, जब भी ऐसा सवाल होगा
m1d1/w1, और हम बताए थे W1 वर्क डन जो होता है वो वर्क डन जो होता है बाबू वो क्या होता है, काम जो दिया रहे तो वो भी होता है, और काम के लिए जो अर्न किया गया हो या जो मिल रहा हो वो भी हमारा वर्क डन में आता है। तो m2d2 कितना W2। तो आपके पास देखिए क्या क्या डाटा दिया हुआ है। 20 छात्र है और 12 दिन में कितना मेस बिल आता है बाबू उसका 7000। पूछ रहा है आपसे 8 छात्र कितने दिन में बाबू, तो x दिन में, और कितना बिल लाएगा, इतना लाएगा। तो क्या इसके आगे हमको बताने की ज़रूरत है? क्या आप सोल्व नहीं कर लेंगे? एकदम वन लाइनर है ये, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, चले बाबू हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसको हल कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहाँ पे है बाबू, एक राइट एंगल ट्रायंगल से है। ये भी आप मेंसुरेशन का क्वेश्चन कह सकते हैं, बट बहुत ही आसान सा, आप मौखिक सोच सकते हैं। देखिए आप लोग जितना बाय ट्रायल कर सकते हैं, हीट एंड ट्रायल कर सकते हैं, पहले उसको एक बार हीट एंड ट्रायल सोचेंगे और तब लगेगा हीट एंड ट्रायल बाबू नहीं सूट कर रहा है, तब हम लोग आएंगे बेसिक मेथड पर, कैलकुलेशन पर। देखिए क्या है यहाँ पर, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बाबू ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। सवाल में बोल रहा है समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। बाबू सपोज कर ली कि ये सबसे छोटी भुजा है। ठीक है, तो कर्ण के बारे में क्या बोल दिया, सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है, यानी यही ना 2x - 2, यही हुआ बाबू, यही हुआ। मीटर है तो मीटर कर दीजिए, मीटर कर दीजिए। ठीक है, अब ये दोनों तो आपको फाइंड आउट हो गया। अब अगला के बारे में क्या बोल रहा है, अगला के बारे में कि छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो। तीसरी भुजा, तीसरी मतलब एक तो सबसे छोटी, फिर हाइपोटेनस के बारे में बोल दिया, और फिर तीसरी भुजा क्या बोला, यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो, सबसे छोटी से 2 मीटर अधिक लंबी हो, यही ना। तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी बाबू, सबसे पहले आप ट्रिपलेट को याद करिए कि क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट है जो इस डाटा को फुलफिल कर रहा है, और जिसमें कि कर्ण की लंबाई जो है 10 है, 13 है, 12 है, 7 है। तो बाबू कर्ण तो 7 हो ही नहीं सकता, सबसे पहले कर्ण की लंबाई तो 7 हो ही नहीं सकता है? तो क्या हो सकता है, 10 होता है, होता है ना। कितना कितना होता बाबू, 6, 8, 10 होता है कि नहीं होता है, 6, 8, 10 आपस में ट्रिपलेट होता है ना। तो अगर बाबू सपोज कर लीजिए कि ये सबसे छोटा 6 है, तो 2 12 ये 8 है, 2 12 तो ये 8 है? और दूसरे डाटा के बारे में बोला, कर्ण के बारे में, कि सबसे छोटी से 2 कम, तो 6 दूना 12 में से 2 कम 10। देखिए तो अगर ये ट्रिपलेट पे निश्चित रूप से ऑलरेडी बैठ रहा है, तो क्यों हम यहाँ पर जाएंगे अलजेब्रा का खेल खेलने, क्यों अलजेब्रा लगाएंगे यहाँ पर हम। और अगर आप अलजेब्रा लगाना ही चाहते हैं तो हम आपको एक बार लगा के भी दिखा देते हैं। वैसे देखिए आपके सामने एकदम फिट हो गया बाबू, 6, 8, 10 ट्रिपलेट होता है। 6 का 2 गुना से देखिए 2 कम है, और 6 से देखिए 2 ज़्यादा है, यानी कर्ण की लंबाई हम क्या कहेंगे इस प्रकार हीट एंड ट्रायल से कि 10 मीटर हो गया। अगर आप यहाँ पर लॉजिक या बेसिक लगाना ही चाहते हैं तो यही ना करेंगे कि कर्ण स्क्वायर यानी 2 कॉमन करेंगे, x - 1 है, x - 1, और इसका जो स्क्वायर होगा बाबू वो किसके बराबर होगा, तो x स्क्वायर प्लस x + 2 के स्क्वायर के बराबर होगा। जब आप इस इक्वेशन को हल करेंगे बाबू तो x बराबर आप 6 मीटर पाएंगे। क्या पाएंगे हल करने पर इक्वेशन को, 6 मीटर। और जब ये x 6 निकला तो 6, 8, 10 सोल्व भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न जो बाबू हम लोगों का है, देखिए कहाँ से है अगला प्रश्न, हम लोगों को किस चैप्टर से है, देख लीजिए। अगला प्रश्न बाबू हम लोगों का रेशियो प्रोपोर्शन से, कहाँ से है, रेशियो प्रोपोर्शन से, और क्वाइन से रिलेटेड है बाबू। तो 455 रुपया टोटल है, जिसमें 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2, 4, 5 सिक्के, ये 2, 4, 5 जो बाबू सिक्के का अनुपात है। क्या है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। क्या है, सिक्कों की संख्या का रेशियो, सिक्कों की संख्या का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है,
2:4:5। अगर बाबू सिक्कों की संख्या का रेशियो मालूम है तो आप इजीली वे में क्या फाइंड कर सकते हैं, मूल्यों का रेशियो, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा जो हमको मालूम है मूल्यों का रेशियो, एग्जैक्ट डाटा में हमको क्या मालूम है, मूल्य मालूम है, तो मूल्य का रेशियो निकालना होगा। तो आप बताइए अगर 1 रुपया वाला 2 सिक्का है तो मूल्य कितना हो जाएगा बाबू, 2 × 1 यानी 2 रुपया हो जाएगा। अब आपको बोल रहा है 2 रुपये वाले 4 सिक्का हैं यानी मूल्य कितना, 4 दूना 8 रुपया हो जाएगा बाबू, होगा कि नहीं होगा। और 5 रुपये के सिक्का 5 हुआ यानी मूल्य कितना, 25 हो जाएगा। तो अब बताइए आपके पास मूल्य का रेशियो 2:8:25 है और टोटल मूल्य कितना है 455। तो नहीं कहेंगे कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कहेंगे, प्रश्न के अनुसार कि सर टोटल 455 है अपॉन यहाँ टोटल कितना, तो 8 2 10 25 10 35 हो गया। अब देखिए जब हम लोग तुलना कर लिए तो पूछ क्या रहा है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 रुपये के मूल्य नहीं, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बाबू मतलब ये यानी कितना, 4 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है। यही तो हो गया, क्या हो गया ये, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या नहीं हो गया, सिक्कों की संख्या। सोल्व कर लीजिए या सोल्व कर दें, देखिए क्या है 7 से काट लीजिए, 5 से 5 7 35, 5 से 5 9 45, 5 एकन 5, 13 7 91, 13 चौका 52 गो हो गया बाबू, 52 गो क्या निकल गया, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 52 गो। अगर यहीं पर पूछता आपको, यहीं पर पूछता कि 2 रुपये के सिक्कों के मूल्य बताइए कि 2 रुपये वाला कुल कितने मूल्य है, तो बाबू 2 रुपये वाला मूल्य कितना 8 है, तो यहाँ क्या कहते 13 8 104 रुपया उसका मूल्य हो जाता, नहीं हो जाता। चलिए आपका इस पर आंसर क्या हो गया, विकल्प बी हो गया। और लग रहा है कि हम लोग एकदम लास्ट स्टेज में पहुँच गए हैं आज के मैथमेटिक्स डिस्कशन में। तो देखते हैं हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन क्या है, मैथ का लास्ट क्वेश्चन क्या है तो हाँ ये भी बाबू देखिए 100 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी मैथमेटिक्स का है, और आप क्वेश्चन को पढ़ के पहचान पा रहे होंगे कि ये किस चैप्टर से उठाया गया है बाबू। तो किस चैप्टर से ये लिया गया बाबू, मेंसुरेशन है, ये क्या है मेंसुरेशन। आज हम लोग इस सेट में मेंसुरेशन का 2 से अधिक क्वेश्चन देख लिए। अच्छा है ये 2 से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है रेलवे में, ठीक है। तो देखिए ये सवाल क्या है, अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। बाबू एक आयताकार खेत बनाइए और कोने पर अंकिता खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की, एकदम आसान बाबू। ये 40 है और ये कितना है 30 है। मान लीजिए अंकिता यहाँ खड़ी है तो यही ना दौड़ के जाएगी, यही ना दौड़ के फिर वापस आ जाएगी प्रारंभिक बिंदु पर, यानी डायगोनल चाहिए। ये 30 तो ये 30, ये 40 तो ये 40। बाबू आप रेक्टेंगल के बारे में क्या जानते हैं कि इसका जो प्रत्येक कोण होता है बाबू वो 90 डिग्री होता है। तो ये क्या बना दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो गया बाबू। ये 30 है, ये 40 है। तो जिस प्रकार 3 4 5 आपस में ट्रिपलेट होता है उसी प्रकार 30 40 और 50 भी बाबू आपस में ट्रिपलेट कहलाएगा या होता है। 30 के स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर का होल बराबर कितना 50 हो जाएगा। तो क्या करता है वो अंकिता जो है यहाँ से चलती है, अब 50 मीटर यहाँ तक आ जाती है, अब फिर पुनः क्या करती है यहाँ से यहाँ जो है वो लौट जाती है। तो बाबू पूछा कि अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई, तो टोटल डिस्टेंस जो बाबू अंकिता तय किया गया, टोटल डिस्टेंस वो कितना है, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 मीटर, यानी कितना अंकिता टोटल डिस्टेंस तय किया 100 मीटर की दूरी अंकिता टोटल तय की, जो विकल्प ए में है बाबू हमारा आंसर। आप लोग कमेंट करके बताएंगे हम लोगों को जो क्या आप लोगों के और किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो धीरे धीरे हम आप लोगों को लोग क्रैश कोर्स टाइप का लाएंगे रेलवे के लिए स्पेशल, ठीक है। बनाइए आप लोग फिर से अगला सेट के लिए, और सभी आदमी शेयर भी करते रहिए इसको बाबू, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो शेयर और लाइक तो बनता ही है, और दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए सर थैंक यू, फिर